तो आज हम पढ़ेंगे वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो आप उसे देख लीजिएगा। वाटर इंजीनियरिंग आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज वाटर इंजीनियरिंग? एक तो पहली बात तो एसएससी जे और आरआरबी जे के लिए और डीडीए जे के लिए भी बेसिकली का सारे एजे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वाटर इंजीनियरिंग। तो इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, शॉर्ट नोट्स वन शॉट में एक तरीके से देख सकते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड वो बिना मेरे पढ़ाए हुए होगा, मतलब जैसे साफ साफ दिख रहा है वैसे ही होगा। और अगर आपको टेस्ट वेस्ट देना है तो आप ये नीचे लिंक दिया होगा, वहां से टेक्स्ट बुक का आप कोड कॉपी करके आप टेक्स्ट बुक पे पेस्ट करिए। वहां पे आप जो भी टेस्ट देंगे वहां पे रेफरल कोड जैसे काम करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वाटर इंजीनियरिंग। तो वाटर इंजीनियरिंग पहली बात तो क्या होता है? इंजीनियरिंग दैट डील्स विद वाटर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सोर्स से शुरू होता है, रॉ वाटर, देन कम्युनिटी एंड देन वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आईएस कोड इंपॉर्टेंट है। 1172 काफी बार पूछा गया है, स्पेशली एसएससी जे में काफी बार पूछा गया है। 1172 याद रखिएगा। ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन ये पूछा तो नहीं गया, बट आप याद रख सकते हैं 10500। ठीक। एनुअल एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो टोटल डिमांड इन अ सिटी और इन अ ईयर, ठीक है, अपॉन 365 इंटू पॉपुलेशन। ये ना याद रहो तो इससे ज्यादा बेटर है ये वाला याद रखिए, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखना तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी क्या क्या रखी जाती है? सबसे काफी बार अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया, बट पूछने को क्या है, पूछ सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड वाटर की कितनी होती है? 135 एलपीसीडी बोली जाती है, लेकिन 135 से 225 एलपीसीडी रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 50 से 60% ऑफ टोटल डिमांड जाता है। बेदिंग के लिए 55 लीटर, कुकिंग के लिए 5, क्लोथ के लिए 20, ड्रिंकिंग के लिए 5, फ्लशिंग के लिए 30, वाटर वॉशिंग के लिए 10 और यूटेंसिल्स के लिए 10, जो कि टोटल करने पे 135 लीटर आता है। एलपीसीडी क्या होता है? एलपीसीडी अगर बाई चांस किसी को ना पता हो तो ये होता है लीटर पर कैपिटा डे। ठीक है, पर डे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितनी होती है? 20 से लेके 50 एलपीसीडी होती है। एंड मिनिमम जो होती है वो सिनेमा में यूज होती है, अराउंड 20 एलपीसीडी। और जो मैक्सिमम यूज होती है वो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बेड्स कितने हैं। अगर बेड्स 100 से कम है तो 350 एलपीसीडी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 100 से ज्यादा है बेड तो 450 एलपीसीडी। देन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 50 से 450 एलपीसीडी होता है। मिनिमम जो होता है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, और मैक्सिमम जो होता है वो पेपर इंडस्ट्री में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर इंडस्ट्री वाला। ठीक है। वाटर फॉर पब्लिक यूज के लिए अराउंड 5 से 10% होता है। ये एसएससी जे में पूछा गया था, 5 से 10%। ठीक है, अराउंड 10 से 40 एलपीसीडी। लॉसेज ऑफ थेफ्ट कितना होता है? अराउंड 15 से 20% ऑफ टोटल डिमांड होता है, अराउंड 55 एलपीसीडी। और जब इन टोटल जो यूज होता है, टोटल वाटर डिमांड कितनी आती है? तो 250 से लेके 350 एलपीसीडी आती है। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 350 एलपीसीडी तक जाता है। फिर फायर डिमांड पे डिस्कशन करते हैं। फायर डिमांड क्या होता है कि अगर कहीं बाई चांस आग लगे तो उसे बुझाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो फायर फाइटिंग का ड्यूरेशन जो 3 से 4 घंटा का होता है, और प्रेशर जो रिक्वायर होता है नोजल में 120 से लेके 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 स्टेम रिक्वायर होती है, 3 स्ट्रीम। और डिस्चार्ज होता है पर स्ट्रीम से 1100 लीटर पर मिनट होता है। सोच सकते हैं 1100 लीटर पर मिनट कितना प्रेशर होगा। और फायर डिमांड हमेशा 1 एलपीसीडी से कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें, नहीं तो आप एज इट इज लिखें, बहुत जरूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो फॉर्मूला है 100√P, और जो पी है वो पॉपुलेशन है, जो कि थाउजेंड्स में रखेंगे। ठीक है, जहां भी पी लिखा है ना, या ये हर हर जगह पी, वहां पे थाउजेंड्स में लिखेंगे। जैसे 10, जैसे 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो इसमें 1 पर 1000 के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100,000। ठीक है, 100√P करेंगे इसलिए।
ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मूला हो गया 100 रूट पी। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर ये, और इसे अंडर राइटर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4637 रूट पी 1 - 0.101 रूट पी। ठीक है, और ये व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख। ठीक, और अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है तो 54600 लीटर्स पर मिनट होगा। कुछलिंग फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी बार पूछा गया है। 3182 रूट पी इसका फॉर्मूला होगा। और बस्टन्स फॉर्मूला 4663 रूट पी। फ्रीमैन्स फॉर्मूला 1136 P/5 + 10। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पी थाउजेंड्स में रखेंगे। फिर फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड, इस पे तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और आज भी पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो कैसे रखते हैं इसको, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। पहली बात तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जैसे मैंने लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जैसे मैंने लिखा है। एक मिनट, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैक्स ईयरली डिमांड, फिर मंथली, वीकली, डेली, आवरली। ठीक है, इसे इस वाले को अभी रखते हैं। ठीक है, 1, 1.28, 1.48, 1.8, 2.7। देखिए मैं बताता हूँ। 1, 1.28, 1.48 और 1.8 और 2.7। अब इधर तरफ ले लेते हैं ईयरली, मंथली एंड देन वीकली एंड देन डेली और देन आवरली पे आ जाते हैं। आवरली पे हो जाएगा 2.7। ठीक, फिर मैक्स आवरली डिमांड ऑफ मैक्स डे। ठीक है, मैक्स आवरली डिमांड है और मैक्सिमम डे का, उसका क्या होगा? 1.5 ऑफ एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्स डे। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे तो काफी बार क्वेश्चन आया और बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए काफी बार आया। ठीक है, तो याद होगी ना। ईयरली के लिए 1, वीकली के 1.28, मंथली के लिए, वीकली के लिए 1.48 और डे के लिए 1.8 और आवरली के लिए 2.7। फिर ये तो हो गया सिलेक्टेड उसके लिए। फिर फॉर एनी नंबर ऑफ डेज के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए गुडरिच फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 1.8 इंटू टी माइनस जीरो की पावर -0.1। ठीक है, फिर ये पी क्या है? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, समझ गए ना आप? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मतलब ये हो गया, ये मतलब जैसे सिलेक्टेड डेज हो गए ना, कि एक महीना लिया जाता है 30 डेज का, ईयर लिया जाता है 365 डेज का। तो गुडरिच फॉर्मूला होता है कितने कोई भी नंबर ऑफ डेज ले ले तो उस पे काम आता है। फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, आज भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड। ठीक है, जैसे कि बताया। फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें कि डैम्स रिजर्वायर्स की क्या यूनिट, कितने साल के लिए इन्हें बिल्ड किया जाता है, इनकी लाइफ क्या होती है और ये कितनी, इनकी डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो डैम और रिजर्वायर 50 साल के लिए बिल्ड होते हैं और मैक्सिमम डेली डिमांड पे इन्हें डिजाइन किया जाता है। फिर पाइप्स 30 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड। पंप्स 15 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड। वाटर ट्रीटमेंट 15 ईयर्स, मैक्सिमम डेली डिमांड। सर्विस रिजर्वायर 15 ईयर्स, इमरजेंसी प्लस स्टोरेज प्लस बैलेंस स्टोरेज। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 ईयर्स, मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवली डिमांड। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है जनरली डैम्स, रिजर्वायर्स, पाइप्स, पंप्स, वाटर। फिर रिजर्वायर नीचे से एज अ टेबल याद करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। सर्विस रिजर्वायर, फिर इमरजेंसी स्टोरेज प्लस सर्विस स्टोरेज प्लस बैलेंस स्टोरेज। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, और अगर ये जो ईयर्स हैं कितने साल के लिए बिड किया जाता है, अगर ये ना याद हो तो मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का। ये तो याद रहेगा 50 ईयर्स वाला। ठीक है, पाइप्स 30 ईयर्स। जो पंप्स हैं, जो मतलब इक्विपमेंट टाइप चीजें, वो 15 साल के लिए डेवलप की जाती हैं, देखिए। ठीक है, फिर कैनाल जो कंक्रीट लाइनिंग के साथ आता है उसे 60 ईयर्स के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक, एक हैशटैग पॉइंट, when flow mass in curve, when demand line is drawn from a single ridge in mass curve does not intersect mass curve again, it represents the demand cannot be met by inflow as a reservoir will not refill। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कोई डैम है, ठीक है, या रिजर्वायर है, उसका ग्राफ बनाए फिल करने के लिए, तो वो ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो क्या होता है, वो यहाँ पे नहीं फिल हुआ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए छू नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं छू रहा, तो यहाँ पे पूरा नहीं फिल हुआ, बट यहाँ पे फिल हो गया।
ठीक है, वो ये बता रहा है, ये लाइन यही बता रही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने हैशटैग पॉइंट करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे आते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के पहली बात तो कई मेथड है, बट जो पूछा जाता है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कि अरिथमेटिक मेथड होता है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होती है और एवरेज इंक्रीज इज कंसिडर्ड ऑन द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है, जैसे आज की पॉपुलेशन 10,000 है। ठीक है, तो हर साल इसी 10,000 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी। मतलब पहले साल 10% इसकी बढ़ी, पहले साल इसकी 10% बढ़ी, तो ये होगी। फिर अगले साल 10% इसकी बढ़ी, फिर 10% इसकी बढ़ी, और तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन फोरकास्ट हो गया अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मेथड। इसका फॉर्मूला होता है पी 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 नॉट प्लस एन इंटू एक्स। इसमें पी क्या होता है, करंट पॉपुलेशन होती है। पी जो होता है पॉपुलेशन ऑफ लास्ट डिकेड होती है। एक्स जो होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड होता है, और नंबर ऑफ डिकेड्स एन होता है। डिकेड में रखना है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं रखना है, नंबर ऑफ डिकेड्स रखने हैं। एक डिकेड 10 साल से बनता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट इज सुटेबल फॉर ओल्ड सिटी। ठीक, फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे बात करते हैं। ये क्या होता है, ये कंपाउंडिंग तरीके से काम करता है। इसे और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड, एंड इट इज बेसिकली फॉर लार्ज सिटीज और यंग सिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है इस कांस्टेंट, जैसे 10% इंक्रीज कर रही है तो हर साल 10% से इंक्रीज करेगी, बट बीइंग कंपाउंडेड एवरी ईयर। ठीक है, जैसे क्या हुआ, 10,000 पॉपुलेशन थी। ठीक, तो पहले साल 10% से हुई, तो ये हो गया 10,100। ठीक, फिर अगले साल इसी 10% पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा एक्स अमाउंट। ठीक है, उस पे फिर 10% होगा तीसरे साल। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ती है। इसका फॉर्मूला पी नॉट 1+r/100 की पावर एन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। सुटेबल फॉर न्यू सिटीज। ठीक है, यू न्यू इन यंग सिटीज। फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट, पहली बात। ठीक है, अभी तक रेट ऑफ ग्रोथ जो था, वो जो परसेंटेज इंटरेस्ट जो भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट था। में ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, और मेथड यूज्ड व्हेन सिटी इज अननोन, पहली बात, एंड गिव्स बेस्ट रिजल्ट। फॉर्मूला ये है, जो कि कई नहीं पूछा जाता, ईएससी वीएससी में पूछा जाता है, नहीं तो इसको आप ना भी याद रखें तब भी चलेगा। फिर डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सूटेबल व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज विद टाइम एंड अप्रोचेस सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, जब सैचुरेशन में पहुंच जाती ना, तो डिक्लाइनिंग रेट ग्रोथ मेथड या फिर डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड बोलते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला ये जो कि नहीं पूछा जाता। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पर हेक्टेयर, इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, कि 5,000 पॉपुलेशन में है, तो 75 से लेके 150 तक पर पॉपुलेशन डेंसिटी पर हेक्टेयर होगी। ठीक है, ये इसकी एंड ये इसकी। फॉर अबव 1 लाख 350 से लेके 1,000 आदमी रहेगा पर हेक्टेयर। फिर मेथड्स फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंसिडर्स पॉपुलेशन डेंसिटीज। ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटीज को कंसिडर करते हैं, तो जोनिंग मेथड और मास्टर प्लान मेथड, इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग पॉइंट है, ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया, इसलिए हैशटैग पॉइंट करके मैंने लिखा है। जोनिंग मेथड और प्लानिंग मेथड किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसमें कंसिडर किया जाता है। एक मॉडर्न मेथड है, और सिटी इज डिवाइडेड इनटू रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, मतलब कई एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है पूरी सिटी को। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ पीपल पर हेक्टेयर, जैसे कि अभी बताया था। लॉजिस्टिक मेथड, पहली बात तो ये एस टाइप कवर होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर रीजन्स वेयर रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम एंड ग्रोथ रीच एंड अल्टीमेट सैचुरेशन लिमिट बिकॉज ऑफ स्पेशल लोड फैक्टर्स। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, सैचुरेशन तरफ चला जाता है ड्यू टू स्पेसिफिक लोड फैक्टर्स, लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का एक तरीका है। फिर वाटर की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और उनकी कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए वो पढ़ेंगे। ठीक है, सेफ और एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो
सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे आप कभी पानी को रखेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे तो एक पतली सी लेयर टाइप चमकती है ऊपर तरफ तैरते हुए, उसे कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, और वही टीडीएस की वजह से होता है। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स वो भी वही होता है, बट थोड़ा और स्मॉलर फॉर्म्स में। तो इट इज मेजर्ड बाय ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। परमिसिबल लिमिट जो होती है इन ड्रिंकिंग वाटर 30 मिलीग्राम पर लीटर होती है। एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक जैसे सिल्ट हो गया, ग्रेवल हो गया, देन सैंड्स हो गई, क्लेज हो गया, ये इनऑर्गेनिक्स में आ गया। ठीक है, और ऑर्गेनिक्स में जैसे क्या क्या आता है? प्लांट फाइबर्स हो गए, एल्गी हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया और फोस्फेट हो गया, ये सब ऑर्गेनिक में आ गया। ठीक है, फिर साइज क्या होता है? ठीक है, साइज पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है, सबसे छोटे सॉलिड्स होते हैं। नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड सबसे बड़े सॉलिड्स होते हैं, फिर कोलाइडल्स होते हैं, देन डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। डीएस जो होता है वो डिजॉल्व सॉलिड्स होता है, और सबका साइज यहाँ लिखा है। ठीक, फिर टर्बिडिटी पे आते हैं। ये क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सटेंट which light is either absorbed or scattered due to dissolved solids or suspended solids। टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो ये टिंडल इफेक्ट को ही शो करता है। ठीक है, टर्बिडिटी एक तरीके से उसी से रिलेटेड है कि व्हेन लाइट पास की जाती है तो एब्जॉर्ब या फिर स्कैटर्ड होगी ड्यू टू दिस टर्बिडिटी। तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 500 मिली। देखिए, लिमिट्स याद रखना बहुत जरूरी है, लिमिट्स हर पेपर में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट 2000 milligram per liter है। Turbidity is inversely proportional to size of particles। Turbidity is directly proportional to suspended solids is directly proportional to fineness, याद रखना। ठीक है, फिर मेथड्स टू मेजर टर्बिडिटी। देखिए, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कई मेथड होते हैं। ठीक है? इसमें से पहला है टर्बिडिटी रॉड मेथड, बहुत ही लेमैन मेथड है, बेसिक सा मेथड है, फील्ड मेथड है, आप तुरंत कर सकते हैं। फील्ड मेथड मेजर्ड यूजिंग SiO2 स्केल्स। ठीक है, याद रखेंगे SiO2 यूज होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रॉड इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड अप टिल प्लैटिनम निडल गेट्स डिसअपेयर्ड। एक प्लैटिनम निडल लगी होती है, तब तक वहां पे कुछ मार्किंग्स होती है, और तब तक डुबोया जाता है पानी में जब तक प्लैटिनम निडल जो होती है वो डिसअपेयर ना कर जाए। ठीक है, ऐसे मेजर हो जाता है। फिर जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, तो ये जो मेथड होता है, ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये जनरली वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में इनमें यूज किया जाता है। देखिए, मैंने लिखा भी है, वाटर सप्लाई के लिए नहीं यूज किया जाता है, और ऐसे वाटर के लिए यूज किया जाता है जिसकी जो टर्बिडिटी है वो 25 से ज्यादा हो। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जेटी होती है, जिसका फुल फॉर्म है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। लैब मेथड है फर्स्ट थिंग, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर नेफ्लोमीटर, बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, और इसी में कंफ्यूज होके बच्चा जो है गलत लगा देता है, इसलिए। तो ये स्कैटरिंग पे डिपेंड है और वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट जो होती है, नेफ्लोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जो टर्बिडिटी मेजर करने में हेल्प करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो फॉर्मेजीन होता है, तो इसमें फॉर्मेजीन की वजह से इसकी जो यूनिट होती है फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट हो जाता है। इफ SiO2 यूज, जब SiO2 यूज होता है तो NTU बोलते हैं। NTU क्या होता है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, FT जैसे मैंने लिखा है फॉर्मेजीन, और NTU नेफ्लोमेट्रिक। देखिए, एक्सेप्टेबल लिमिट जो इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये है। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट 1 NTU और रिजेक्शन लिमिट 5 NTU, ये ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट्स हैं। ठीक है, बेलीज मीटर, बेलीज मीटर भी एक मेथड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर टर्बिडिटी। ठीक है, ये कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है कलर मैचिंग टेक्निक है। 0 से 5 JTU तक का मेजर कर सकता है। लो, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे एक क्वेश्चन था कि देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल बेलीज मेथड इज
बेस्ड, ठीक है, तो वो कलर मैचिंग टेक्निक भी है। और ये बेलीज मेथड जो है ये किस वाटर के लिए यूज होता है? फॉर हाई टर्बिडिटी, लो और मीडियम टर्बिडिटी। तो लो टर्बिडिटी के लिए यूज करेंगे, 0 से 5 क्योंकि यूनिट है, मेजरमेंट कर सकता है। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन द SiO2, इसके लिए तो पढ़ ही चुके हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर इज यूज फॉर हाईली टर्बिड वाटर, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर कलर पे बात करते हैं, पानी का जो कलर है वो कैसा हो और उसकी यूनिट क्या हो। ठीक है, पहली बात तो यूनिट होती है TCU, ट्रू कलर यूनिट, इसका फॉर्मूला वो फुल फॉर्म है। कलर कॉज्ड ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड्स, याद रखेंगे डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है। कलर कॉजिंग कंपाउंड जो है विद क्लोरीन बिकम्स कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, हाँ, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स विच कॉजेस कैंसर। ठीक है, याद रखेंगे। मेजरमेंट यूजिंग टिंटोमीटर एंड नेस्लस ट्यूब, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करते हैं कलर्स को इन द वाटर। टिंटोमीटर एंड नेस्लस ट्यूब। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स 5 से लेके 15 TCU। TCU का फुल फॉर्म आप ऊपर मैंने बताया था, ट्रू कलर यूनिट होता है, आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। ठीक है, देन कलर स्केल, एक और स्केल होती है, हेजन स्केल बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट 5 हेजन है और रिजेक्शन जो है वो 15 हेजन है। फिर ट्रू कलर इज ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड, जो पानी का ब्लू कलर होता है ना, वो डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है। अपरेंट कलर जो होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, फिर टेस्ट एंड ऑर्डर, पानी का टेस्ट कैसा होता है उस पर डिस्कस करते हैं कि सल्फर जो होता है, बेसिक सल्फर हैशटैग पॉइंट लगा देता हूँ। सल्फर जो होता है वो रोटेन टाइप का स्मेल देता है पानी को। अदर सोर्सेज लाइक एल्गाई कॉजेज बैड ओडर एंड गैसेज लाइक H2S CH4, ये भी बैड ओडर बनाते हैं पानी को। ठीक है, 20 से 25 डिग्री पे नापते हैं और ओडर इज मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यूनिट होती है टन। थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, एक्सेप्टेबल लिमिट 1 और रिजेक्शन है 3, 1 से लेके 3 टन। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री तक ऑप्टिमम माना जाता है। टन कैसे मेजर किया जाता है? टन हैशटैग पॉइंट टन। टन का फुल फॉर्म क्या था कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर RRB जे, उसमें काफी बार पूछ लिया जाता है। तो टन का जो फुल फॉर्म है वो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर है, जैसे कि बताया था। तो ये कैसे निकलता है? एक फॉर्मूला है A+B/B। ये कैसे? ए जो है हमारा प्योर वाटर है, ठीक है, बी जो है हमारा सैंपल है, और बी नीचे भी होगा, बी सैंपल। ठीक है, तो ये कैसे होता है? जैसे हमने कोई वाटर लिया और उसे पानी में घोल के डाइल्यूट कर लिया। ठीक है, उसी उसी को बताया गया। ठीक है, और पीओ वैल्यूज क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर बोलते हैं इसे, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर। तो ये किस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, RRB जेई में पूछा गया था शायद पहली शिफ्ट में, 22 जून वाले में, 22 अप्रैल वाले में। ठीक है, तो कैसे? 0 होगा तो नो प्रेसिपिटेबल ऑर्डर है, 1 होगा तो वेरी फेंट, 2 पे फेंट, 3 पे डिस्टिंक्ट, 4 पे ओवर स्ट्रॉन्ग और 5 पे एक्सट्रीम होता है। NTU बताया था, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और फैक्टोमीटर क्या होता है? यूज टू मेजर ओडर्स कंसंट्रेशन इंटेंसिटी एंड हेलोनिक टन्स। ठीक है, फिर केमिकल पैरामीटर्स पर डिस्कशन करते हैं। केमिकल पैरामीटर कौन कौन से केमिकल डिजोल्व होते हैं पानी में, वो पढ़ते हैं कि TDS, अभी तो पढ़े थे TDS, बताएंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में कितनी है फर्स्ट थिंग, और किससे मेजर किया जाता है बताएंगे। ठीक है, फिर TDS मेजर्ड बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट, डायनिक टेस्ट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इन मिलीग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट डायनिक टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे TDS बढ़ेगा। TDS को निकालने का तरीका 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर एल्कलिनिटी पढ़ते हैं, क्या होता है? मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, इसे एल्कलिनिटी कहते हैं। ये वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसकी वजह से होती है इस पर डिस्कस करते हैं। इट इज ड्यू टू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से। ठीक है, SO3 CO3 और OH आयंस की वजह से।
एक्सेस एल्कलिनिटी कॉजेज इनक्रस्टेशन इन पाइप्स, याद रखेंगे। इनक्रस्टेशन हो जाता है, कोरोजन बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके का तो इनक्रस्टेशन हो जाता है। इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्गी कॉजेज एल्कलिनिटी, याद रखेंगे। ठीक है। फोस्फोरस इज द मेन कॉज ऑफ एल्गी, ये भी याद रखेंगे। एल्गी को हटाने के लिए CSO4 यूज करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हैशटैग पॉइंटर, जैसे जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता चल गया होगा CSO4 यूज करते हैं, बट जो PDF डायरेक्टली डाउनलोड करते होंगे उनको तो पता नहीं चलता होगा, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल्कलिनिटी इज मेजर्ड इन कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर, ये भी याद रखेंगे, ये तो सबसे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट तो है ही इम्पोर्टेंट, 200 मिलीग्राम, और रिजेक्शन लिमिट 600 मिलीग्राम। alkalinity is measured neutralized at the pH of 4.5, ये भी याद रखेंगे। एंड alkalinity निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं जैसे SSCJ में आते हैं तो उसमें ये न्यूमेरिकल लगा के हेल्प करके यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, OH आयंस लेंगे जो गिवन है, मिली इक्विवेलेंट वेट लेंगे ऑफ OH का, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 लेंगे, इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है। कैसे टाइट्रेंट यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, और इंडिकेटर यूज होता है फेनोक्सिलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे, इस सबका याद रखेंगे। OH का 17, SCO3 का 61, CO3 का 60, CaCO3 का 50, सी कैल्शियम का 20, और मिलीग्राम मैग्नीशियम का 12। फिर पीएच पे बात करते हैं। पीएच रेंज क्या है, 0 से 40 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस, और दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर्स, एक्सेप्टेबल लिमिट 7 से 8.5 तक है, और रिजेक्शन 6.5 से नीचे और 9.2 से ऊपर। फिर हार्डनेस पर डिस्कशन करते हैं। हार्डनेस, एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। ठीक है, वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय कर दे सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। तो ये क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं, इट इज ड्यू टू आयंस, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ऑफ नहीं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, ये जैसे लिखा है, ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये जो होते हैं ये परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरीन, सल्फेट एंड नाइट्रेट आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसकी भी एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर है, जैसे एल्कलिनिटी की थी। ठीक है। टाइट्रेंट जो यूज होता है वर्सनेट सोल्यूशन होता है जिसमें EDTA यूज करता है, और जो वाइन रेड कलर देता है। और टेम्परेरी हार्डनेस इज एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो याद रखनी है। फिर हार्डनेस की कितनी क्या रेंज है वो देखते हैं। कि 0 से 55 है तो सॉफ्ट है, 55 से लेके 100 है तो स्लाइटली हार्ड है, 100 से लेके 200 है तो वह हार्ड है, एंड 200 से लेके 500 है तो वेरी हार्ड है। देन सोल्यूशन, देखिए ये SSCJ में पूछा गया था। वर्सनेट सोल्यूशन तो अभी बताया है, फॉर हार्डनेस के लिए यूज होता है। क्लार्क्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है, और हेनर सोल्यूशन जो होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज होता है। फिर से पढ़ेंगे, वर्सनेट फॉर हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। ठीक है, एंड क्लार्क्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, एंड हेनर्स फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलिनिटी का टोटल कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी निकालने के लिए। अगर टोटल हार्डनेस बड़ा है टोटल एल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो टोटल एल्कलिनिटी के बराबर होगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस माइनस टोटल एल्कलिनिटी से होगा। तो क्या हुआ कि TH इज ग्रेटर देन TA, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो गया TA के बराबर। ठीक है, और TH हो गया माइनस करके आ जाएगा, या फिर इसको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। कार्बोनेट हार्डनेस जो निकालने का तरीका है, इट इज मिनिमम ऑफ TH एंड TA, बस इतना याद रखियो। कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है, जैसे मिनिमम हुआ, TA जो हो गया वो कार्बोनेट हो गया, और नॉन कार्बोनेट माइनस करके आया। ठीक है। फिर अगर
इसमें टीएच मिनिमम हो गया, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा टीएच और टोटल कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा 0। याद रखेंगे, टोटल कार्बोनेट हार्डनेस होती है टीएच की वजह से, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है टीएच की वजह से। फिर क्लोराइड क्लोराइड कंटेंट कैसे निकालते हैं? मोहर सोल्यूशन से निकालते हैं। पहली बात तो मोहर मेथड से। टाइट्रेंट AgNO3 यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, और इंडिकेटर यूज होता है KMnO4, K2Cr2O4। ठीक। पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। तो टाइट्रेंट हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एंड जो इंडिकेटर हो गया वो पोटेशियम क्रोमेट हो गया। येलो टू रेड कलर देता है इंडिकेटर है, कलर बदलने पे पता चल जाता है कि उसमें क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है। रिवर में जो क्लोराइड कंटेंट है वो 50 मिलीग्राम से कम ही होना चाहिए, याद रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन बचाएंगे कि जो BOD है इन रिवर वाटर कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्लोराइड डेंजरस टू किडनी एंड हार्ट, और इसकी जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो 250 से लेके 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, फर्स्ट थिंग, काफी बार पूछा गया है। नाइट्राइट इज मोर डेंजरस, इसलिए इसकी लिमिट जो होती है वो 0 होती है। फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को प्लस करेंगे तो किल्डन अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया अफेक्ट बेबी कॉजेज डिजीज कॉल्ड मेथेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी डिजीज, याद रखिए। काफी बार पूछा गया है कि ब्लू बेबी डिजीज को और क्या कहते हैं, या फिर किसकी वजह से कॉज होता है। नाइट्रेट अमोनिया नाइट्रेट की वजह से भी यूज होता है। फिर एक्सेप्टेबल और परमिसेबल लिमिट्स जो होती है, फ्री अमोनिया की 0.15, ऑर्गेनिक अमोनिया एल्यूमिनाइड अमोनिया भी बोलते हैं, इसकी 0.30, और नाइट्राइट की 0 एंड नाइट्रेट की 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये पार्ट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री अमोनिया रीसेंट पॉल्यूशन को बताता है, ऑर्गेनिक अमोनिया इंडिकेट N2 पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया, नाइट्राइट डिकम्पोजिशन हो रहा है और नाइट्रेट डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर फ्लोराइड फ्लोराइड की जो पहली बात तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोराइड को जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो क्या है। 1 है एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन है 1.5, और फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए नालगोंदा टेक्निक और प्रशांति टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, हैशटैग पॉइंट है, आखिरी पेज पे शायद मिलेगा। एक्सेस रिजल्ट इन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉल्ड मोल्टिंग ऑफ टीथ, याद रखेंगे। ठीक है, एक्सेस हो गया तो डिस्कलरेशन हो जाएगा, और कम पड़ गया जैसे 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम पड़ गया तो बोन फ्लोरोसिस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बोन कमजोर पड़ जाती है। एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट बताई दी थी। फिर डिजॉल्व O2 डीओ जिसे बोलते हैं, फ्रेश वाटर में जनरली 4 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, और अगर ज्यादा हो गई डीओ अगर ज्यादा हो गई तो कोरोजन कॉज कर देता है। ठीक है, एसिडिटी भी बढ़ा देता है। तो डिजॉल्व O2 रिंकलर्स मेथड यूज करते हैं। टाइट्रेंट सोडियम थ्रियोसल्फेट। टाइट्रेंट देखिए, दो चीजों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हार्डनेस वाला, एक है एल्कलिनिटी वाला, दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलिनिटी में H2SO4 यूज हुआ था विद मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर, और एल्कलिनिटी में हार्डनेस में यूज हुआ था वर्सनेट सोल्यूशन या EDTA सोल्यूशन, और वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर इसमें यूज होगा स्टार्च, और डीओ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर बाकी केमिकल्स और पैरामीटर्स की कुछ एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट, जिसे रिजेक्शन लिमिट भी बोलते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फेट की 200 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और जैसे ये हो गया, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा है कि 192 मिलीग्राम पर लीटर होता है फॉर वेस्ट वाटर। ठीक है, सल्फर कंटेंट। ठीक है, तो सल्फेट हो गया 200 से 400 मिलीग्राम, बोरोन हो गया 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम, आर्सेनिक हो गया 0.01 से लेके 0.05, एल्यूमिनियम की 0.0, एल्यूमिनियम का पूछा गया था। ठीक है, बोरोन का नहीं पूछा गया था, बट बोरो एल्यूमिनियम काफी बार पूछा गया, तो 0.03 से लेके 0.2, कॉपर 0.05 से लेके 1.5, फ्लोराइड अभी बताया था 1 से लेके 1.5, लेड 0.05 से लेके इसका मतलब है नो एक्सेप्टेबल लिमिट्स नहीं है, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए 0.05 से लेके। अमोनिया 0.5 से लेके ये भी। ठीक है, आयरन 0.3 से लेके 9,
सल्फाइड 0.05 से लेके नो रिलैक्सेशन आगे भी, मैंगनीज 0.1 से लेके 0.3, कैल्शियम 75 से लेके 200 मिलीग्राम पर लीटर। Presence of lead can detected by 6 drops of H2SO4 in water, which yields to white precipitate. Lead is known as cumulative poison, याद रखेंगे। हैशटैग पॉइंट SSCJ में पूछा गया था। मर्करी इज टॉक्सिक इन ऑल फॉर्म्स, इसकी जो लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है एंड स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, याद रखेंगे। बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर, यहाँ से BOD पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ O2 एब्सेंट तो एनारोबिक होता है। कोलिफॉर्म्स प्रेजेंट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, याद रखेंगे। कोलिफॉर्म्स अगर प्रेजेंट है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। और कोलिफॉर्म्स को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके हैं, MFT जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, और कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ड्रिंकिंग वाटर में ई कोली जो होता है वो 0 होना चाहिए फॉर 100 मिलीग्राम पर, और MPN जो होता है वो 1 होना चाहिए फॉर 100 मिलीग्राम पर लीटर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इसको कल से पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यहाँ से सारे सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल जो भी होता है एक्टिवेटेड स्लज, नहीं वो तो उसमें हो गया, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो फिजिकल प्रोसेस, स्क्रीनिंग सबसे पहले करते हैं, देन एरिएशन, देन कोगुलेशन, देन फ्लोकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड सॉर्टिंग। ये पूरा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है टू प्यूरिफाई द वाटर, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस पूछा गया है, मतलब सीरियल वाइज लगाना होता है। तो ये प्रोसेस पूछा गया है क्वेश्चन में, काफी कई पेपरों में, जैसे SSC JEE में एंड अदर एज एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया, इनफैक्ट TSA में भी पूछा गया। तो इन ग्राउंड वाटर जब टर्बिडिटी 10 NTU होनी चाहिए, ठीक है, होती भी इतनी है, ये पूछा गया है, हैशटैग पॉइंट है इसीलिए। in groundwater turbidity is 10 NTU. Plain disinfection is sufficient for drinking purpose. Groundwater having only CO2 and other gases, तो इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं बाय एरिएशन एंड डिसइंफेक्शन ओनली, ठीक है। जैसे इसमें गैसेस मिली हो तो डिसइंफेक्शन और एरिएशन कर देंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आयरन प्लस CO2 प्लस गैसेस है तो एरिएशन, फ्लोकुलेशन, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे डिसइंफेक्शन होगा, और यहाँ पर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन करेंगे, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड देन डिसइंफेक्शन कर देंगे जैसे कि बता दिया मैंने। देन सरफेस वाटर विद टर्बिडिटी लेस देन 50 NTU, जब 50 NTU से कम होगी तब सेडिमेंटेशन करेंगे, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एंड देन डिसइंफेक्शन। और हाईली पोल्यूटेड वाटर है तो सारे प्रोसेस से गुजारेंगे, जैसे प्री क्लोरिनेशन, एरिएशन, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। अब सारे प्रोसेस को एक एक करके पढ़ते हैं। कि पहली बात है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? रिमूविंग ऑफ फ्लोटिंग पार्टिकल्स, उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, कैंस हो गए, ये सब बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इन्हें स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। स्क्रीन्स आर मेड ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। स्क्रीन देखिए 3 तरीके की होती है, कोर्स, फाइन और मीडियम। कोर्स में जो स्पेसिंग होती है वो 50 से 100 mm होती है। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। और फाइन में स्पेसिंग होती है 1 से 3 mm की, और मीडियम में होती है 6 से 4 mm की। एक बार फिर से बोलेंगे, फाइन 1 से 3, 6 से 4 मीडियम, और 50 से 100 कोर्स। डाया जो होता है वो 100 से 25 mm होता है। एरिएशन, एरिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस एंड मिक्स O2, ठीक है। इट चेंजेस कलर एंड ओडर, ठीक है। एरिएशन से क्या होता है? कलर और ओडर चेंज होता है, और कुछ टाइप ऑफ मेटल्स भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। एरिएशन इंक्रीज एसिडिटी, फर्स्ट थिंग। एरिएशन रिमूव्स फिनॉल्स, ह्यूमिक एसिड्स एंड मैंने बताया था ना एसिड्स, जो कि आयरन एंड मैग्नीज। मेथड्स, स्प्रे नोजल्स यूज करते हैं, कैस्केड एरिएटर यूज करते हैं, स्प्रे टावर एंड डिफ्यूज एयर एरिएटर। सबसे बेस्ट होता है स्प्रे टावर, सबसे बेस्ट होता है ट्रे टावर, ठीक है।
और जो स्पिरिट टावर होता है वो रिमूव CO2 अप टू 90% एंड H2S अप टू 99%. Sedimentation process. It removes suspended solids of specific gravity greater than 1. ठीक है. सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए होता है. तीन तरीके के सॉलिड्स होते हैं. डिजॉल्व, सस्पेंडेड, कोलाइडल एंड डिजॉल्व. ठीक है. तो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए होता है. सस्पेंडेड सॉलिड्स तीनों में से सबसे बड़े होते हैं. डिस्क्रीट टाइप ऑफ सेटलिंग होती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ. ये याद रखेंगे किस तरीके की सेटलिंग होती है. डिस्क्रीट टाइप. सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकलती है इस फॉर्मूले से, GD² G-1 अपॉन 18 म्यू. फिर सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ सेटलिंग. Specific gravity is directly proportional to setting, और viscosity is inversely proportional to setting. ठीक. फिर सरफेस लोडिंग रेट के बारे में बात करते हैं, जिसे सरफेस ओवरफ्लो रेट भी कहते हैं और ओवरफ्लो वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये क्या बताता है कि कितनी तेजी से, क्या वेलोसिटी से हम किसी भी जैसे कि गिवन एरिया में किस तेजी से जो पोल्यूटेड वाटर है वो, जैसे फिल्टर मीडिया. ठीक है. मैं बताता हूँ कैसे. ये फिल्टर मीडिया है. ठीक. इस फिल्टर मीडिया पे किस वेलोसिटी से हम अपने पोल्यूटेड वाटर को इस पे स्प्रेड करेंगे ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके. ठीक है. तो डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सरफेस ओवरलोडिंग रेट का. ठीक है. डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन टाइम और अपॉन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट ऑफ टैंक से भी निकाल सकते हैं. फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक डिस्चार्ज इनटू TD. TD जो होता है वो हमारा डिटेंशन टाइम होता है. डिटेंशन टाइम वो होता है कि कितनी देर लगी उसे एक पार्टिकल को पास होने में थ्रू अ गिवन लेंथ ऑफ अ टैंक कह सकते हो. फिर डिटेंशन टाइम निकालने का फॉर्मूला हाइट अपॉन VS. VS जो है हमारी सेटिंग वेलोसिटी और इक्वल टू लेंथ अपॉन फ्लो वेलोसिटी. फ्लो वेलोसिटी फ्लो ऐसे होती है एंड हाइट वाली सेटलिंग वेलोसिटी ऐसे होती है. ठीक है. याद रखेंगे. तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी दी हो, हाइट ऑफ टैंक दी गई हो या फिर लेंथ ऑफ अ टैंक दी गई हो उस हिसाब से. ठीक. तो एक बार फिर से रिपीट मानेंगे. सरफेस ओवरलोडिंग रेट का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन हाइट, और वॉल्यूम ऑफ अ टैंक का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम, और डिटेंशन टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन फ्लो वेलोसिटी, सेटिंग वेलोसिटी, लेंथ अपॉन फ्लो वेलोसिटी होता है. ठीक है. एंड ये एरिया क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है डिस्चार्ज अपॉन फ्लो वेलोसिटी या फिर डिस्चार्ज अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस एरिया देता है. फिर अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल सेटल करेगा. अगर फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल नहीं सेटल करेगा. ठीक. फिर सेटिंग टाइम अगर ज्यादा है, डिटेंशन टाइम कम है, तो पार्टिकल विल नॉट सेटल. अगर डिटेंशन टाइम ज्यादा होगा ना तभी पार्टिकल सेटल करेगा. डिटेंशन टाइम क्या होता है? DT जो है ना, ये डिटेंशन टाइम है. डिटेंशन टाइम एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू मूव फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट. ठीक है. और इसका PDF जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक. सरफेस ओवरलोडिंग रेट की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है. डिटेंशन टाइम सेडिमेंटेशन टाइम का होता है 4 से 8 घंटा प्लेन सेडिमेंटेशन, और अगर कोगुलेशन भी करेंगे तो 2 से 4 घंटा हो जाता है, आधा हो जाता है. ठीक है. सरफेस ओवरलोडिंग रेट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स. फ्लो वेलोसिटी सेडिमेंटेशन टैंक में 0.3 मीटर पर मिनट रखते हैं. ये याद रखना जरूरी है. बाकी इसकी जो लिमिट होती है वो 0.15 पर मीटर पर मिनट से लेके 0.90 मीटर पर मिनट तक जाती है. नहीं तो 0.30 मीटर पर मिनट याद रखें. ट्यूब सेटलर्स, अगर जो ट्यूब सेटलर्स ट्यूब शेप में होते हैं और इनका डिटेंशन टाइम 10 मिनट से भी कम होता है. सेडिमेंटेशन टैंक का लेंथ अपॉन ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो 3 होता है.
सरफेस ओवरलोडिंग रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन 12,000 से लेके 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक, क्योंकि 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक, और सरफेस ओवरलोडिंग विद कोagulation एंड प्लस सेडिमेंटेशन है तो वो हो जाएगा 24 से लेके 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। फिर कोagulation पे आते हैं। कोagulation कोagulation देखिए दो तरीके से होता है, पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन से और एग्लोमेरेशन से। दो तरीके हैं, पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन एंड एग्लोमेरेशन। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जीटा पोटेंशियल क्या होता है वो पढ़ते हैं कि पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट लेयर ऑफ आयंस फॉर मेकिंग डिस्टेबलाइजेशन। ये क्या होता है, कितना एनर्जी चाहिए होती है पार्टिकल को डिस्टेबलाइज करने के लिए आयंस को, ताकि कोagulation हो सके। कोagulation के बाद जो प्रोसेस होता है वो फ्लोकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। लेकिन कोagulation क्या होता है, जैसे एक कोई पार्टिकल है, जैसे ले लेते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, तो क्या होता है वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो पोल्यूशन फैलाते हैं उनको अपनी तरफ चिपका लेता है। ठीक है, डिस्टेबलाइज करके अपनी तरफ चिपका लेता है, जैसे ये चिपक गया। ठीक है, ये चिपक गया। ठीक, और फिर ये जब चिपक जाते हैं तो ये सेटल डाउन होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा टैंक था तो सेटल डाउन हो रहा है। इस सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को फ्लोकुलेशन कहते हैं, और जो चिपकता है उसे कोagulation कहते हैं। फिर फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है। कोगुलेंट कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए सबसे बेसिक और ज्यादातर यूज जो किया जाता है और पेपर में भी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है एलम। एलम इसे हिंदी में फिटकरी आपने सुना होगा, सबके घर में होती है, वो होता है। इसका फॉर्मूला ना एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O होता है। देखिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कॉपरस और क्लोरीनेटेड कॉपरस और सोडियम एल्यूमिनेट भी यूज किया जाता है। कॉपरस का जो फॉर्मूला FeSO4.7H2O। ठीक, ये सीवेज सीवरेज पर्पस के लिए यूज होता है। और क्लोरीनेटेड कॉपरस, ये भी सीवरेज पर्पस के लिए यूज होता है। फिर सोडियम एल्यूमिनेट, ये बॉयलर्स में यूज होता है। ये ड्रिंकिंग पर्पस या फिर सीवरेज में नहीं यूज होता है, ये बॉयलर्स में यूज होता है। फिर एलम पे डिस्कशन करता है। एलम देखिए, एलम पे डिस्कशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एलम काफी बार पूछा गया, एलम पे अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन इम्पोर्टेंट है इस पे। तो एलम एलम फॉर्मूला बता ही दिया था, Al2SO4 होता है डॉट 18H2 होता है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद एल्किलिनिटी। वाटर में एल्किलिनिटी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है टू रिएक्ट, और अगर ना हो तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय लाइम, जैसे मैंने लिखा होगा कहीं, हाँ, इफ एल्किलिनिटी इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज इंड्यूस्ड बाय लाइम और सोडा ऐश, याद रखेंगे सोडा ऐश। ठीक, टेंड्स टू इंक्रीज हार्डनेस एंड डिक्रीज पीएच। हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है जो CSO4, एंड पीएच को डिक्रीज कर देता है ड्यू टू CO2। याद रखेंगे, टेंड्स टू इंक्रीज हार्डनेस एंड डिक्रीज CO2 एंड वर्क्स इन द रेंज ऑफ पीएच 6.5 से लेके 8.5, ये भी याद रखेंगे। रिमूव टेस्ट, कलर, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिक्रीज इन पीएच की तो बहुत डिस्कशन हो ही गया था। फिर एल्कलिनिटी रिक्वायर कितनी चाहिए, 0.45 इंटू एलएम का डोसेज कितना है, इससे एल्कलिनिटी निकल आएगी। नॉर्मल डोसेज में जो एलएम यूज होता है वो 10 से लेके 30 मिलीग्राम पर लीटर यूज होता है। डोज जो डिटरमाइन की जाती है एलएम की वो जार टेस्ट से यूज की जाती है, और 6 जार यूज होते हैं। ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है, ये दोनों। ठीक, देन कोagulation, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन इज कैरीड डाउन क्लैरी फ्लोकुलेटर। क्लैरी फ्लोकुलेटर क्या होता है, जैसे एक रॉड है उसके ये पंख लगे हैं। ठीक है, ये पंख लगे हैं, तो ये क्या होता है, ये गोल गोल घूमता है टैंक में, और कोगलेंट अपना काम कर देता है, और समझ रहे ना मिक्सिंग की तरह, तो क्लैरी फ्लोकुलेटर ही वो करता है। फिर कॉपरस, कॉपरस जो होता है वो इट वर्क्स इन पीएच ग्रेटर देन 8.5, एलएम 6.5 से 8.5, और कॉपरस 8.5 से ज्यादा में काम करता है। डोसेज 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोरिनेटेड कॉपरस पीएच 6.5 से कम और 8.5 से ज्यादा पे काम करता है क्लोरीन, और सीवरेज पर्पस के लिए होता है, याद रखेंगे। Fe2SO4 होल थ्राइस FeCl3, इसका फॉर्मूला है Fe2SO4 होल थ्राइस
उसका था FeSO4.7s2, इसका है Fe2SO4 होल थ्राइस और डॉट FeCl3। फिर रेट ऑफ फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन किस रेट पे डिपेंड करता है? वो टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कॉगलेंट और टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखिए। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? 10 से लेकर 75 पर सेकेंड होनी चाहिए। अगर temporal mean velocity is directly proportional to turbulence, that is directly proportional to maximum, and that is directly proportional to number of rotation, जितना ज्यादा मीन वेलोसिटी, ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा मिक्सिंग होगी। ठीक है, अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ज्यादा हुई, ठीक, तो डिटेंशन टाइम कम हो जाएगा। इससे जो फ्लॉग बनेगा वो डेंस बनेगा और स्मॉल बनेगा। अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, मतलब जो घूमने की वेलोसिटी है वो क्लैरिफ्लोकुलेटर की वो कम हो गई और डिटेंशन टाइम मैंने बढ़ा दिया, ठीक, तो इससे क्या होगा? जो फ्लॉक है हमारा वो लाइट बनेगा और लार्ज बनेगा। और अगर दोनों बढ़ गए तो बेस्ट फ्लॉक बनता है जो कि हैवी होता है और लार्ज होता है। देन डिटेंशन टाइम कितना लेते हैं? जी इंटू टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इंटू डिटेंशन टाइम का जो ये होता है रेंज होती है वो 10⁴ से लेकर 10⁵ होती है। पूछा नहीं जाता है बट लिखा है। अदर कॉगलेंट और कौन कौन से यूज होते हैं? जैसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा कॉगलेंट नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा कॉगलेंट है, तो एक अटपटा सा नाम दे देते हैं उसमें से, इसे भी याद रखना तो ज्यादा अच्छा है। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और पीएसी याद रख सकते हैं, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, हैशटैग लगा देता हूँ। फिर फैक्टर अफेक्टिंग कोagulation, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोagulation? पीएच, केमिकल यूज्ड, alkalinity, टेम्परेचर, टाइम, वेलोसिटी एंड जीटा पोटेंशियल, ये सारे फैक्टर कोagulation को अफेक्ट करते हैं। फिर फिल्ट्रेशन पर डिस्कशन करते हैं। इट रिमूव्स डिजॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड अदर प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स। तीन तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन फ्लॉक्स, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको, जो मेथड्स है मतलब तो वो तीन तरीके के होते हैं, फ्लॉक्स पे बेसिस करता है, ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। फिर बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन, रैपिड और स्लो, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। फिर बेस्ड ऑन फिल्टर मीडिया, सिंगल मीडिया फिल्टर और मल्टी मीडिया फिल्टर और डुअल मीडिया फिल्टर, तीन तरीके के भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है ना? फोर्स जैसे ग्रेविटी फिल्टर यूज होता है, ये मतलब अपनी ग्रेविटी में ही जो फ्लॉक्स हैं वो खुद सेटल डाउन होते हैं। प्रेशर में क्या होता है? स्पेशली प्रेशर लगाया जाता है टू सेटल डाउन फास्टर। और फिल्ट्रेशन, स्लो फिल्टर है तो धीरे फिल्ट्रेशन होगा, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है तो तेज होगा। ठीक। फिल्टर मीडिया, सिंगल फिल्टर मीडिया में जिसमें जैसे देखिए फिल्टर मीडिया में क्या क्या पार्ट मतलब इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। जैसे सैंड गार्नेट और एंथ्रासाइट, सैंड गार्नेट और कोल यूज किया जाता है। ठीक। तो किस सिंगल मीडिया फिल्टर में सिर्फ सैंड यूज किया जाता है, डुअल मीडिया फिल्टर में सैंड और कोल दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में तीनों यूज कर लिए जाते हैं। वैसे ही अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या है? ये पूछा क्या क्वेश्चन है, ये एसी वैसी में पूछ लिया जाता है। तो जैसे या फिर किसी ए में, ए एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स जैसे एसएससी ये थोड़ा टफ होता है तो उसमें भी पूछ लेता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ठीक है, सेडिमेंटेशन, इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म से ये सब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में आता है। फिर फिल्टर मीडिया, जैसे मैंने बताया था ना, चार तरीके के फिल्टर मीडिया, सिलिका सैंड, कोल, एंथ्रासाइट और अर्थ। जनरली अर्थ तो यूज किया जाता है, तो जो अर्थ है ना, इसमें जैसे ग्रेवल्स वेवल्स यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है ग्रेवल्स मड, क्या होता है, ये सपोर्ट किया, ये सपोर्टिंग, एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज होता है फॉर फिल्टर। ये इसका कोई फिल्ट्रेशन में कोई खास काम नहीं, बट सपोर्ट करता है और थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन भी कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं करता है। फिर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन पे बात करते हैं। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, तो इन दिस कोagulation इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोagulation इंपॉर्टेंट है। प्री पोस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, जो क्लोरिनेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। साइज इसका एक तो मोर होता है, ज्यादा बड़ा साइज चाहिए।
ग्रेवल लेयर इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द सैंड लेयर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से लेकर 200 लीटर पर आवर पर मीटर क्यूब। यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पार्टिकल रिमूविंग एफिशिएंसी कितनी है, 98 से लेके 99% तक होती है। वाटर अप्लाइड टू टीडीएस ऑफ लेस देन 20 एनटीयू। ठीक है, 20 एनटीयू से कम वाटर वाली टीडीएस पे अप्लाई किया जाता है। प्लेन एरिया कितना होता है, देखिए साइज बड़ा होता है ना, तो 100 से 200 2000 मीटर स्क्वायर तक जाता है। थिकनेस ऑफ सैंड मीडिया 90 से लेके 110 सेंटीमीटर तक होता है। फिर पार्टिकल साइज D10 जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.25 से लेके 0.35 होता है। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है, अगर आपने सॉइल पढ़ा होगा, सॉइल मैकेनिक्स, तो उसमें पता होगा, बताया गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। ठीक, तो नहीं तो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ, देख सकते हैं आप सॉइल का भी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.8 से लेके 3 तक होती है, तो D10 की वैल्यू 0.05 से लेके 0.35, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.8 से लेके 3। फॉर क्लीनिंग 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर की लेयर जो होती है सैंड की, वो स्क्रैप कर दी जाती है, मतलब रिमूव ही कर दी जाती है, फिर नई सैंड अप्लाई की जाती है और कॉम्पैक्ट की जाती है। फिर वॉशिंग पीरियड 1 से 3 महीना होता है। हर 3 महीने में वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कितना फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, कितनी गंदगी जमा हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो 1 से 3 महीने पे सफाई की जाती है। इन दिस ड्रेनेज अंडर प्रोवाइडेड, देखिए ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि इजिली वॉश हो सके। फिर स्मूथ, ये देखिए ये एक होता है स्मूथ डेक लेयर बोलते हैं, ये एक गंदी लेयर होती है, सिर्फ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक तरीके की लेयर होती है, इसे डर्टी लेयर भी बोलते हैं। ये स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में पाई जाती है। फिर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन पे बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए पहली बात तो साइज लेस, डिफरेंस क्या है, साइज लेस है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 से लेके 6000 तक होता है। ये स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के एक मिनट, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो 30 टाइम्स होता है ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, याद रखना, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। पार्टिकल रिमूविंग एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि तेज हो रहा है तो कुछ तो रिमूविंग एफिशिएंसी होगी, लेस ही होगी। 80 से 90% होती है, उसकी 98 से 99% जा रही थी। प्री पोस्ट ट्रीटमेंट इज कंपल्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफिशिएंसी कुछ कम हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए पहले फील्ड कुछ तो ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा ना। फिर कोagulation इज एसेंशियल। थिकनेस ऑफ सैंड मीडिया 60 से 90 सेंटीमीटर, वहाँ 80 से 90 थे या 60 से 90 है। वॉशिंग पीरियड 24 से 48 घंटा है, वहाँ 1 से 3 महीना था। एज अ डिफरेंशिएशन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बैक वॉशिंग पीरियड 15 से 30 मिनट बैक वॉशिंग पीरियड होता है। इसे वॉश किया जाता है, उसमें सैंड लेयर रिमूव कर दी जाती थी, इसमें वॉश किया जाता है। ठीक है, जिसमें 1 से 3 महीना था उसका, और इसका 24 से 48 घंटा होता है। बैक वॉशिंग पीरियड 15 से 30 मिनट लगते हैं। फिर डी टेन की वैल्यू इसमें बढ़ जाती है, उसमें 0.25 से लेकर 0.35 था, इसमें 0.35 से लेकर 0.55 है। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कम हो जाती है, उसमें 1.5 से लेके 3 तक था, इसमें 1.2 से लेके 1.8 है। फिर अंडर ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड, इसमें भी क्लीन्ड बाय बैक वॉशिंग बताया था, एंड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट। देखिए रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन जो है वो 2 यूनिट्स में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक साफ हो रहा हो तो दूसरा यूज कर सके, और दूसरा साफ हो रहा हो तो पहला यूज कर सके। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 30 टाइम्स होता है। फिर 2 टाइप्स ऑफ लेटरल ड्रेन प्रोवाइड की जाती हैं, एक परफोरेटेड टाइप, एक स्ट्रेनर टाइप। फिर कुछ हैशटैग पॉइंट, फिल्टर मीडिया इज डिजाइन फॉर मैक्स डेली डिस्चार्ज, याद रखेंगे। फिल्टर मीडिया मैक्स डेली डिस्चार्ज के बेसिस पे बनाया जाता है। फिर बैक वॉशिंग वाटर कितना लिया जाता है रैपिड फिल्ट्रेशन में, 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर। गंदे पानी से नहीं धुल सकते ना, नहीं तो फायदा क्या हुआ। फिर अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन फॉर मैक्स डेली डिमांड प्लस बैक वॉशिंग वाटर, याद रखेंगे। अंडर ड्रेनेज जो प्रोवाइड किया जाता है वो मैक्स डेली डिमांड प्लस बैक वॉशिंग वाटर पे बनाया जाता है। बैक वॉशिंग रेट कितना, 15 सेंटीमीटर पर मिनट से लेके 90 सेंटीमीटर पर मिनट रखी जाती है।
फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में? देखिए 5 तरीके की जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो लिखी मैंने। बम्पिंग ऑफ फिल्टर मीडिया, इसमें क्या होता है? बम्पिंग जैसे अगर पानी, जैसे ये फिल्टर मीडिया है, ठीक, इसमें नीचे से पानी मैंने डाला, तो अगर ज्यादा तेजी से डाल दिया या फिर प्रॉपर प्रेशर रेगुलेट नहीं किया, तो क्या होता है? बम्प हो जाती है या ऐसे उठ जाएगा। ये वही होता है। तो बम्पिंग ऑफ फिल्टर मीडिया व्हेन बैक वॉशिंग सडनली इंक्रीज्ड, ठीक। देन सैंड बॉल्स क्या होता है? व्हेन वाटर डज नॉट राइज यूनिफॉर्मली, सैंड बॉल्स हो जाते हैं, जैसे कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम बढ़ा पानी ऊपर तरफ, तो क्या होता है? सैंड बॉल्स, कहीं से सैंड उठ गई। फिर एयर बाइंडिंग क्या होता है? एयर बाइंडिंग क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, एयर डेवलप हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है? क्रैक्स पड़ जाते हैं, सेक्शंस बन जाते हैं उसकी वजह से। फिर क्रैकिंग ड्यू टू वाटर कंटेन AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या होता है? उससे क्लस्टर बन जाते हैं और वो क्रैकिंग में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले कर देता है। फिर मड बॉल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है? मड बॉल फॉर्मेशन हो जाता है सैंड में। फिर रफनिंग ऑफ फिल्टर और डबल फिल्ट्रेशन, देखिए डबल फिल्ट्रेशन तो आप तब भी जान जाएंगे, लेकिन रफनिंग फिल्टर से नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है हैशटैग पॉइंट करके। तो ये क्या होता है? रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है इन द फ्रंट ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है? प्रोसेस भी तेज हो जाता है और इजिली साफ भी हो जाता है। तो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन यूज होता है इन द फ्रंट ऑफ स्लो। यहाँ पर पहले रैपिड सैंड फिल्टर लगाया एंड देन स्लो सैंड फिल्टर लगाया। फिर सिंगल मीडिया फिल्टर, अब फिल्टर मीडिया पे बात कर लेते हैं। देखिए सैंड या फिर एंथ्रासाइड यूज होता है सिंगल फिल्टर मीडिया में। डुअल मीडिया फिल्टर में सैंड और एंथ्रासाइड दोनों यूज होता है, और मल्टी मीडिया में गार्नेट भी यूज होता है। और देखिए बॉटम से लेके टॉप का ये होता है, पहले गार्नेट लगाया जाता है, फिर सैंड लगाया जाता है, और देन एंथ्रासाइड लगाया जाता है। याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। गार्नेट, देन सैंड, देन एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोल्स होता है एक तरीके का। फिर डिसइंफेक्शन, प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए डिसइंफेक्शन किया जाता है, बट स्टेरिलाइजेशन किया जाता है जो, वो किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस होता है। फिजिकल मेथड बाय बॉइलिंग एंड बाय यूवी, ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है। केमिकल मेथड तो कई सारे हैं। बाय ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन, ओजोन से ट्रीटमेंट करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन यूज होती है। ओजोनाइजेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं। एंड इट रिमूव्स कलर, ओडर एंड टेस्ट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट एफिशिएंसी लेस होती है सीएल से। डोज 2 से 3 ppm, और लेस रेसिडुअल पावर होती है। रेसिडुअल पावर क्या होती है? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे पानी जैसे मैंने डिसइंफेक्शन कर दिया, ठीक, ये पानी था कोई, मैंने इसका डिसइंफेक्शन कर दिया। डिसइंफेक्शन करने के बाद कितनी जल्दी वो पानी दोबारा नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रदूषित होता है, तो उससे कहते हैं उसकी रेसिडुअल पावर कितनी जल्दी नहीं हो रहा है। अगर मतलब वो पावर बची होगी, जैसे क्लोरीन में रेसिडुअल पावर काफी होती है, तो जल्दी पानी नहीं गंदा होता है, लेकिन ओजोन में कम होती है। ठीक, एक क्वेश्चन था ओजोन से लेके कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, उसमें से ओजोन उसका आंसर था, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ट्रीटमेंट विद KMnO4 पॉपुलर फॉर वेल वाटर डिसइंफेक्शन, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल वाटर डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो KMnO4 यूज करेंगे। इसे रेड मेडिसिन भी कहा जाता है, हिंदी में लाल दवा बोलते हैं। ठीक, रिमूव्स 98% इन जनरल और 100% कॉजिंग कोलरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डोजेस 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, इसकी 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर थी। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक, याद रखेंगे। कॉन्टैक्ट पीरियड 4 से 6 घंटा होता है। रेसिडुअल पावर होती है थोड़ी सी, रेड मेडिसिन बोलते हैं, ये तो बताया था। फिर एक्सेस लाइम से ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम, मेक्स वाटर एल्कली और पीएच कर देता है 9.5 से ज्यादा, और किल्स 95% ऑफ बैक्टीरिया। बस एल्कलीन कर देता है वाटर, तो ये दिक्कत है। रिड्यूसेस पीपीटी, और डोज जो होती है वो 10 से 20 ppm होती है, 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर, जैसे कि बताया था। एक्सेस लाइम रिमूव किया जाता है बाय रिकार्बोनेशन। रिकार्बोनेशन की जो केमिकल है वो इक्वेशन है वो ये, इससे क्या होता है? CaSO3 होल टॉइस बन जाता है, जो पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
सिल्वर या फिर कॉपर। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकैटायडन प्रोसेस कहते हैं और लिटिल रेसिडुअल पावर होती है और उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। आखिरी बात पैसे पे रुक जाती है इसलिए एक्सपेंसिव होता है और इसे नहीं यूज करते हैं। फिर क्लोरीनेशन बेस्ट प्रोसेस है। इट रिएक्ट्स व्हेन वाटर पीएच इज ग्रेटर देन 5। इकोनॉमिकल होता है फर्स्ट थिंग और रेसिडुअल पावर बहुत हाई होती है जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, सीएल जब पानी से क्लोरीन जब पानी से रिएक्ट करता है फॉर अ पीएच ग्रेटर देन 5 तो HOCl आयन और HCl आयन में आता है। HOCl काफी पावरफुल एजेंट है फॉर डिसइंफेक्शन और जब HOCl ग्रेटर देन पीएच 8 पे रिएक्ट होता है तो H+, H- और OCl- आयन बनाता है। और फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं इन सबको। HOCl इज मोर डिस्ट्रक्टिव जैसे कि मैंने बताया था 80% मोर एफिशिएंट होता है than OCl। Free available chlorine when nitrate कह रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, ammonia is present then it is called fluoroamines। then free available chlorine और जब ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करती है तो क्लोरो ऑर्गेनिक्स बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ HOCl निकालना हो तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ HOCl इनटू क्लोरीन डोज। फॉर्मूला ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, कभी बाई चांस पूछ लिया तो उसके लिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ HOCl इनटू Cl2 डोज, इससे कंसंट्रेशन ऑफ HOCl निकल आएगा। फिर फॉर्म्स ऑफ क्लोरोमीन्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। बेसिक सा पार्ट है बट काफी बार पूछते हैं। जैसे Cl2 NH3 से रिएक्ट करेगा व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन 7.5 तो H2Cl और HCl बनाएगा। ये जो H2Cl है ये मोनोक्लोरोमीन्स बोलते हैं, इन्हें याद रखेंगे। फिर यही Cl2 फिर NH2Cl जो था वो दोबारा रिएक्ट करेगा व्हेन द पीएच इज 5 से लेकर 6.5 तो ये बनाएगा NaCl2 प्लस Cl2 HCl। फिर ये NaCl2 रिएक्ट करेगा व्हेन द पीएच इज लेस देन 4.4 तो ये NCl बनाएगा प्लस HCl बनाएगा, इसे ट्राइक्लोरोमीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ अमीन क्लोरोमीन विल मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्लोरोमीन विल मेड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन 7.5 तो उसमें मोनोक्लोरोमीन बनता है, याद रखेंगे। और सबसे जो लेस इफेक्टिव है वो मोनोक्लोरोमीन है, लेस इफेक्टिव। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है इफेक्टिव वो होता है ट्राइक्लोरोमीन, बेस्ट। ठीक, क्लोरोमीन्स आर वीकर देन फ्री क्लोरीन, पहली बात, बट डज नॉट गिव बैड टेस्ट। क्लोरोमीन्स यूज टू रिमूव फिनॉल। फ्री क्लोरीन यूज फॉर पब्लिक सप्लाई, याद रखेंगे। पब्लिक सप्लाई के लिए फ्री क्लोरीन यूज होता है। नो स्लच, डोसेज 0.51 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर लीटर एंड रेसिडुअल फॉर्म को कहते हैं ट्राई हेलोमिथेन, याद रखें, ट्राई हेलोमिथेन रेसिडुअल फॉर्म को बोलते हैं। फिर हाइपोक्लोराइड्स एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये भी एक डिसइंफेक्शन एजेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है। फॉर्मूला COCl2 बोलते हैं। ठीक है, और गुड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो 38% तक क्लोरीन प्रेजेंट होती है। बेस्ट गुड ब्लीचिंग पाउडर में, नहीं तो 25 से लेकर 20% होता है। फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड हाईली इफेक्टिव, फर्स्ट थिंग 2.5 टाइम्स मोर देन फ्री क्लोरीन, याद रखेंगे 2.5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। और फॉर्मूला ClO2 हाईली इफेक्टिव है, ये तो बता ही दिया। एंड रिएक्ट्स व्हेन पीएच इज 8 से 10। डोज 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम और नो THM, बेस्ट थिंग नो THM। डायलोमेथेन नहीं बनता है इसमें जबकि फ्री क्लोरीन में बनना था, ये देखिए। फिर टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, देखिए कुछ तरीके की क्लोरीनेशन है। तो प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है इसमें, ओनली क्लोरीनेशन नो अदर ट्रीटमेंट। डोज 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, टर्बिडिटी 20 से 30 होनी चाहिए। प्री क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन डन बिफोर सेडिमेंटेशन 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। पोस्ट क्लोरीनेशन कॉन्टैक्ट पीरियड है 10 मिनट और डोज है 0.1 से लेकर 0.2 मिलीग्राम। डबल क्लोरीनेशन जिसमें प्री और पोस्ट दोनों क्लोरीनेशन किए जाते हैं। ठीक,
हैशटैग पॉइंट, एक हैशटैग पॉइंट पढ़ लेते हैं कि रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाटर सप्लाई 0.05 से लेके 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। याद रखेंगे 0.05 से लेके 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है। और अगर पानी को दूर पहुंचाना है तो 1 मिलीग्राम पर लीटर की वो रेसिडुअल क्लोरीन उसमें एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। फिर सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है? एक्सेस CO2 डाल दी जाती है, एक्सेस क्लोरीन यूज की जाती है 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर तक की। व्हेन वाटर इज यूज टू सेंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, ताकि दोबारा पानी इन्फेक्टेड ना रहे, एंड गिव्स रेसिडुअल क्लोरीन और 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, जैसे कि मैंने बताया था 1 मिलीग्राम पर लीटर। व्हेन एक्सेस क्लोरीन इज यूज, डिक्लोरिनेशन इज शुड बी डन। और डिक्लोरिनेशन कैसे करते हैं? उसके लिए भी कुछ एजेंट्स हैं, जैसे सोडियम थियोसल्फेट हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और सोडियम सल्फाइड हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO3। ठीक, तो चार होते हैं: सोडियम थियोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 जिसे बोलते हैं। एक ब्रेक इवन क्लोरीन क्या होता है? पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड इज सेटिस्फाइड एंड एक्स्ट्रा क्लोरीन इज रिगार्डेड एज रेसिडुअल क्लोरीन। एक ऐसा पॉइंट जैसे यहाँ पे हमें क्लोरीन की जरूरत थी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नई जरूरत हुई, तो इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसके बाद की जो भी क्लोरीन थी वो रेसिडुअल क्लोरीन में ऐड हो जाएगा। फिर एक नया पार्ट डिसइंफेक्शन, और ये सब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर क्लास ऑफ वाटर पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक RRB जे शिफ्ट 1 में 22 अप्रैल को पूछा गया था शायद, ठीक है, पहली शिफ्ट में। तो क्लास ए को ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, बट डिसइंफेक्शन जरूरी है। क्लास बी वाटर फॉर बेसिक पर्पस। क्लास सी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं बट प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। क्लास डी फिश कल्चर के लिए यूज होता है, और क्लास ई फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। फिर टेस्ट ऑफ Cl2 क्लोरीन टेस्ट होते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट है, DPD टेस्ट है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट है, और क्लोरोटेक्स टेस्ट है। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर भी, जैसे पानी अगर हार्डनेस है तो उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो उससे हार्डनेस होती है, और तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टनिंग की जाती है। सॉफ्टनिंग करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस तो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उस पर पड़ते हैं। देखिए, लाइम सोडा मेथड है। ये क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस Na2CO3। इससे ये लाइम सोडा मेथड होता है। रिमूव्स ऑल कार्बोनेट हार्डनेस। फर्स्ट थिंग, कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। CO2 present, then availability of lime for removal of hardness reduces. Lime converts non-carbonate hardness of magnesium to non-carbonate hardness of calcium, ये याद रखेंगे। Non-carbonate hardness of magnesium to non-carbonate hardness of calcium, ये lime soda method होता है। If concentration of hardness is greater than 10 ppm, then aeration is done before the lime soda. Lime soda should be added before coagulation, ये भी important है। Recarbonation should be done after the process, ठीक, ताकि PPT बन जाए, CaCO3 और twice बन जाए और वो सेटल डाउन हो जाए। Recarbonation help to convert the PPT of soluble forms in water, ठीक। Lime soda reduces the hardness less than 50 मिलीग्राम पर लीटर तक की हार्डनेस रिमूव कर देता है। हमें कितना का पानी पीना चाहिए? अराउंड अराउंड हार्डनेस जो हमारी चाहिए वो 200 से 600 तक की चाहिए, वो 50 तक ले आता है। देखिए कितना इफेक्टिव है। फिर आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट मेथड जिसे बोलते हैं, बेस्ट मेथड होता है। पहली बात तो बेस्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है? कलर्ड वाटर तो नहीं यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग, ब्रांच सोल्यूशन यूज करते हैं। ब्रांच सोल्यूशन क्या होता है? वाटर प्लस जो सॉल्ट होता है, जो टेबल सॉल्ट होता है ना, NaCl, वो यूज किया जाता है। ये ब्रांच सोल्यूशन बनाता है, उसे यूज करते हैं। 5 से 10% होता है, गिव्स जीरो अटेंस, जैसे कि मैंने बताया बेस्ट मेथड होता है, बट यूज थोड़ा कॉस्टली है। स्लज नहीं फॉर्मेशन होता है, नॉट सुटेबल फॉर टर्बिड वाटर, ये भी याद रखें। फिर डीमिनरलाइजेशन मेथड है, ये भी जीरो मेथड, जीरो हार्डनेस देता है, नो स्लज देता है। नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, याद रखें, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाता।
फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, इससे क्या होता है, क्लोरीन आयन रिमूव किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा गया हुआ है क्वेश्चन है, क्लोरीन आयन किससे रिमूव किए जाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस से, आरओ जिसे बोलते हैं उससे। फिर फ्लोरिडेशन, फ्लोरिडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ फ्लोराइड टू प्रिवेंट टूथ डीके। दो केमिकल यूज होते हैं, एक NaF जिसे सोडियम फ्लोराइड बोलते हैं, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज होता है। फिर डीफ्लोरिडेशन, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डीफ्लोरिडेशन देखिए, नालगोंदा प्रशांति टेक्निक बेस्ट मेथड होते हैं। आरओ भी यूज होता है और आयन एक्सचेंज एडजॉर्प्शन मेथड भी यूज होता है। नालगोंदा टेक्निक में एलम लाइम यूज होता है, एलम और लाइम, ठीक। और एक्टिवेट प्रशांति टेक्निक में एक्टिवेटेड एल्यूमिना यूज होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एलम एंड लाइम, और उसमें एक्टिवेटेड का एल्यूमिनियम। फिर से एक बार बोलेंगे, नालगोंदा टेक्निक में एल्यूमिनियम और लाइम, एलम और लाइम। प्रशांति टेक्निक में एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम। फिर एल्गे इज रिमूव्ड बाय CSO4, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, CSO4 यूज करते हैं। गुड ब्लीचिंग पाउडर 38% ऑफ क्लोरीन कंटेन करता है, ये भी बताया था। फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पड़ता है, देखिए 4 तरीके के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाटर कैसे घरों तक सप्लाई की जाए। डेड एंड सिस्टम, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, जैसे कहीं भी ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, 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 ये डेड एंड सिस्टम है। ये आखिरी में जाके रुक जाता है, जैसे ये पूरी सिटी थी, ठीक, पानी पहुंचाना था, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये यहाँ पे आके रुक गया, ठीक, ये यहाँ पे आके रुक गया, ठीक। अरे समझिए ना, मतलब आप, हिडन डेड सिस्टम होता है इसमें। ये इकोनॉमिकल तो होता है बट इजी होता है। रैंडम अरेंजमेंट होता है, यूज इन ओल्ड सिटीज फर्स्ट थिंग, और लेड इन इरेगुलर वे। इसमें नंबर ऑफ वॉल्स सबसे ज्यादा यूज होती है, नंबर ऑफ वॉल्स मैक्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ग्रिड आयरन सिस्टम, इंटरलेस सिस्टम भी बोलते हैं और रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ये रेटिकुलर करके जो नाम है ये पूछा गया है, ठीक है, सेकेंडरी नेम में पूछा गया था। तो रेटिकुलर और इंटरलेस या फिर ग्रिड आयरन सिस्टम भी बोलते हैं। और न्यू सिटीज मीन्स, सब मीन्स ब्रांच, नो डेड एंड एंड सिस्टमेटिक लेइंग होता है, इक्वल प्रेशर एंड इक्वल फ्लो पाथ। जैसे क्या होता है कि प्रॉपर आराम प्रॉपर वे में ले किया जाता है, जैसे ये मेन पाइप हो गया, फिर उसमें से ब्रांच निकली साइड से, फिर उसमें से ऐसे ऐसे निकली, ये ब्रांच निकली, फिर इसमें ऐसे ऐसे, ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो ये प्रॉपर तरीके से लीक किया जाता है, और फिर ये ऐसे घुमा दिया जाता है, फिर ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये प्रॉपर लीक किया जाता है न्यू सिटीज में और प्लांट सिटीज में यूज किया जाता है। फिर रेडियल और जोनल सिस्टम, पाइप लेड इन रेडियल वे और इमर्जिंग फ्रॉम द सेंटर। ये कैसे होता है, पानी की टंकी जैसे आपने शहरों में देखी होगी, उसका ये सबसे बेस्ट मेथड है कि बीच में जैसे यहाँ पे ये पूरी सिटी है, ठीक है, उसको सेक्शंस में बांट दिया और यहाँ पे पानी की टंकी रख दी, ये पानी जा रहा है चारों तरफ। फिर ये हो गया, यहाँ से पानी जा रहा है चारों तरफ, ये पानी टंकी पानी चारों तरफ जा रहा है, ये पानी टंकी पानी चारों तरफ जा रहा है, तो ये रेडियल मेथड हो गया। फिर रिंग और सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, एक क्लोज रिंग होती है फाउंड बाय द वाटर सप्लाइड इनसाइड सूटेबल फॉर टाउन्स एंड सिटीज हैविंग वेल प्लान्ड और इकोनॉमिकल होता है। ये कैसे होता है, जैसे ये सिटी है, ठीक है, इसमें चारों तरफ पानी बह रहा है, एंड फिर यहाँ से पानी ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, सबको सप्लाई करते हैं, ये रिंग सिस्टम है ना इसलिए। फिर ये कुछ हैशटैग पॉइंट्स हैं, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो हमारा वाटर इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये वाटर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे कल। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।